ओके जी, आज अगर हम बात करें तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। तो हम लोगों ने ये चीज फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि कंट्रोलिंग क्या करते हैं। कंट्रोलिंग इंश्योर करते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है वो सारी की सारी एक्टिविटीज एज पर प्लान्स हो रही हैं या नहीं। ठीक है जी, उसके अंदर हम क्या करेंगे कंट्रोलिंग, और ये भी इंश्योर करेगी कि भाई जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रही हो, ताकि हमारा जो प्री डिटरमाइंड गोल है जो कि हमने प्लानिंग में ऑलरेडी बना लिया था वो प्री डिटरमाइंड गोल अचीव हो सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है जी, इसीलिए यहाँ पर कंट्रोलिंग की डेफिनेशन आपको क्या दी जाती है। कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपेयरिंग या कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड और डिजायर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है जी, कंट्रोलिंग एक टाइप का फंक्शन होता है जो कि क्या पता लगाता है, जो कि ये पता लगाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कितनी डेविएशन है, दोनों में कितना फर्क है। ओके जी, ये चीज हम कंट्रोलिंग के अंदर पता लगाते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम उस चीज का पता लगा लेंगे तो एनालाइज करके उस डेविएशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, या फिर जितना हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिजायर्ड या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के नियर ला सकते हैं उतना हम एफर्ट लगाएं। ठीक है जी, नेचर या फिर फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग की बात करें तो सबसे पहला कंट्रोलिंग का फीचर आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नॉर्मल सी बात है, हम जो कंट्रोलिंग कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट के बीच में क्या डेविएशन है उसका पता लगा रहे हैं। अगर हम इस डेविएशन का पता लगा रहे हैं दैट मीन्स हमारा जो कंट्रोलिंग है वो किस लिए करा जा रहा है, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो इसी वजह से यहाँ पर है कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन या फिर कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव। कंट्रोलिंग जो है वो हर जगह आएगी, उसके पीछे का रीजन आप लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट इज परवेसिव, फिर हम लोगों ने पढ़ा प्लानिंग इज परवेसिव। इफ प्लानिंग इज परवेसिव देन फॉर कंप्लीटिंग द प्लानिंग प्रोसेस वी हैव टू डू कंट्रोलिंग। तो अगर प्लानिंग हर जगह होएगी तो उस प्लानिंग के अंदर जो भी हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वो ऑब्जेक्टिव हमारे सही चल रहे हैं, हम अचीव कर पाएंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिजायर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके ही पता चलेगा। तो दैट मीन्स कंट्रोलिंग इज ऑल्सो परवेसिव। ठीक है जी, इसीलिए कंट्रोलिंग जो है वो हर एक लेवल पर हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगी ही होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर मैं बात करूं कि भाई कौन से लेवल पर कैसे कंट्रोलिंग पार्टिसिपेट करेगी, तो कहीं ना कहीं देखो टॉप लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंदर कंसर्न आएगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। मिडिल लेवल की बात करें तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के ऊपर आएगा, और लोअर लेवल की बात करें तो सुपरविजन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा उसके ऊपर बात आएगी। ठीक है जी, तो हर एक लेवल पर कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो द नेक्स्ट थिंग इज हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ेगी, चाहे फिर वो कोई एनजीओ हो, चाहे फिर कोई ट्रेडिंग यूनिट हो, चाहे कोई फाइनेंशियल यूनिट हो, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कोई भी हो, हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरत पड़ेगी, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी जरूरत पड़ेगी कंट्रोलिंग की। रीजन, जहां प्लानिंग होगी वहां कंट्रोलिंग करना जरूरी है, अदरवाइज योर प्लानिंग इज फ्लॉप। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कंट्रोलिंग जो है वो क्या है, कंट्रोलिंग है हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हम लोगों ने ये चीज भी पहले पढ़ी, भाई मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है जी, एक बार हो गया तो ये नहीं है कि उसके बाद हम रुक जाएंगे, बार बार करना पड़ेगा हमें मैनेजमेंट। उसी तरीके से प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, प्लानिंग भी बार बार करनी पड़ती है। ऐसा नहीं एक बार प्लान बना लिया दैट्स इट, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का खत्म हो गई प्लानिंग, नहीं, फिर दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो उसी तरीके से कंट्रोलिंग जो है वो भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक टाइम के लिए आप कंट्रोल नहीं करते अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई एक बार प्लान अचीव हो गया दैट्स इट, हो जाएगा, आप हमने छोड़ दी कंट्रोल। जिस टाइम पर आपने कंट्रोलिंग छोड़ दी उसी टाइम पर इट माइट बी पॉसिबल आपका प्लान जो है वो अचीव ना हो। ठीक है जी, तो इसीलिए कंट्रोलिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, तब तक आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और जब तक प्लानिंग रहेगी तब तक आपको कंट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी। क्योंकि कंट्रोलिंग क्या करती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेगी और फिर डेविएशंस निकाल करके उनको सुधारेगी। तो इसीलिए कंट्रोलिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा। इसके बाद कंट्रोलिंग जो होता है वो बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग होता है। कैसे होता है जी, अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इफेक्टिव कंट्रोल तभी बन सकता है जब आप क्या करेंगे, अपने पास्ट की मिस्टेक को भी एनालाइज करें।
अगर आप अपने पास्ट की मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो आप कभी इफेक्टिव कंट्रोल कर ही नहीं सकते। भाई आपको पता चला कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा था, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पास्ट में ये मिस्टेक्स हो रही थी कि हमारे जो वर्कर थे वो काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक हो चुके थे। ठीक है जी, उन्हें बीच बीच में हर एक चीज़ के लिए ब्रेक चाहिए, कभी नीचे चाय के लिए जा रहे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए आ रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं, उसलिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसके बेस पर एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम लगाया होगा। कैसे लगाया होगा? आपने जो टी का सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख दिया और वहां पर कह दिया जी टी ब्रेक इस टाइम पर और इस टाइम पर होगा। दिन में 2 टी ब्रेक मिलेंगे आपको, एक इस टाइम मिलेगा बिफोर लंच, ठीक है जी, और एक मिलेगा इवनिंग के टाइम। दैट्स इट, एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग आ गई। ये हमने सीखा कहां से? अपनी पास्ट की मिस्टेक से। अब वो पास्ट की मिस्टेक से जब हमने वो चीज सीखी, इसीलिए यहाँ पर आया कि कंट्रोलिंग इज पास्ट लुकिंग। ठीक है जी, बैकवर्ड लुकिंग। उसके साथ साथ फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। मेरे को जो भी कंट्रोलिंग करनी है वो फ्यूचर को सोच करके भी करनी पड़ती है, क्योंकि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। तो कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग होगी। कैसे फॉरवर्ड लुकिंग होगी? कि भाई अगर कोई भी बिजनेस है, आपको पता है एनवायरनमेंट तो चेंज होता रहेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो फिर क्या होएगा? कंट्रोलिंग जो है उस बिजनेस एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं कर सकती। भाई मैंने पास्ट में कोई पास्ट कह रहा हूँ, मैंने कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई हो, प्लानिंग बनाई हो, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में चेंज आया है तो फिर मैं कंट्रोलिंग इस हिसाब से करूंगा कि अभी भी मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके, है ना। तो इसीलिए फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड। ओके, कंट्रोलिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस। कंट्रोलिंग जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। उसके पीछे का कारण क्या है? भाई कहीं ना कहीं देखो चेंजेस आते रहेंगे, और जब वो चेंजेस आते रहेंगे तो उसकी वजह से हमें अपना कंट्रोलिंग का सिस्टम भी चेंज करना पड़ता है, अपना कंट्रोलिंग का तरीका भी चेंज करना पड़ता है, हर एक चीज चेंज करनी पड़ेगी। और जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या आ जाए कि कंट्रोलिंग क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कंट्रोलिंग इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। कंट्रोलिंग पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? उसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है जो कि हमें दी थी जॉर्ज टेरी ने। जॉर्ज टेरी ने कहा था, द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज पॉजिटिव, इट इज टू मेक थिंग्स हैपन, दैट इज टू अचीव द गोल्स विद इन स्टेटेड कॉन्स्टेंट्स और बाय मींस ऑफ प्लान्ड एक्टिविटी। जॉर्ज टेरी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जॉर्ज टेरी ये कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग इज अ पॉजिटिव फंक्शन। कैसे पॉजिटिव फंक्शन है? क्योंकि इसके अंदर ना हम चीजों को करवाते हैं। ठीक है जी, करवाते हैं इन द सेंस कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इट मेक थिंग्स हैपन, कि चीजें यहाँ पर हो। ठीक है, और अगर कोई चीज हो रही है दैट मीन्स वो पॉजिटिविटी की यहाँ पर बात करें, प्रोडक्शन यहाँ पर हो। ऐसा नहीं कि जितनी प्रोडक्शन हो रही है ठीक है, नहीं, जितनी चाहिए उतनी प्रोडक्शन हो। ठीक है जी, तो ये चीज यहाँ पर जॉर्ज टेरी ने कही। दैट मीन्स कि कंट्रोलिंग क्या कर रही है? जो हमारे प्लान्ड ऑब्जेक्टिव हैं, प्लान्ड गोल्स हैं, उन गोल्स, वो गोल्स अचीव हो, उसके लिए कंट्रोलिंग करी जा रही है। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो द नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस होती है कंट्रोलिंग हमारी मदद करेगी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में, क्योंकि कंट्रोलिंग की मदद से क्या आएगा? हम डेविएशंस वगैरह को निकाल पाएंगे और उसके बाद क्या कर पाएंगे? उनके अंदर करेक्शंस कर पाएंगे। ओके जी, इसके बाद बात करें सेकंड पॉइंट, फॉर जजिंग या फिर इवेल्युएटिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, तो कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी। एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम ही मैनेजमेंट को इनेबल करेगा कि वो वेरीफाई कर पाए कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। ऐसा ना हो ना भाई मैं स्टैंडर्ड्स ही एक्यूरेट सेट नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या आएगा? हमेशा डेविएशन आएगी आएगी। अब मैंने स्टैंडर्ड ये सेट कर दिया भाई एक दिन के अंदर 100 यूनिट की प्रोडक्शन होगी। ठीक है जी, अब वहां पर क्या है? मेरी जो मशीनरी है वो ही सिर्फ इतनी कैपेबल है कि 50 यूनिट की प्रोडक्शन हो सकती है, तो एक दिन में 100 यूनिट की प्रोडक्शन कभी नहीं हो सकती। दूसरी चीज, मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया एक दिन में 100 यूनिट की प्रोडक्शन होगी, मशीन कैपेबल है 200 यूनिट की और वर्कर्स 150 यूनिट निकाल रहे हैं आराम से, तो मेरे स्टैंडर्ड्स गलत है ना जी। तो उन स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को चेक करने में भी कंट्रोलिंग मदद करता है। उसके बाद रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करने में मदद करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कंट्रोलिंग रखेंगे तो हम अपने एम्प्लॉयज जहाँ पर भी वो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन सारी सिचुएशंस के अंदर हमारे एम्प्लॉयज को हम क्या करेंगे? एफिशिएंट बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से होगा ये कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है जी, इसके बाद आता है इम्प्रूव एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज की मोटिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। भाई अगर मेरा कोई एम्प्लॉय कोई गलती कर रहा है, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं देखो क्या होता है? एक लीडरशिप की क्वालिटी आई।
वहीं पर वो एम्प्लॉय अगर अच्छा कर रहा है और मैं उसको इस चीज के बारे में बताऊंगा कि हाँ इस बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी है, एज पर स्टैंडर्ड्स काम हो रहा है यहाँ पर, तो अपने आप ही क्या होएगा, अपने आप ये चीज होगी, वो पर्सन मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट थिंग इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग क्या करेगी, कंट्रोलिंग फैसिलिटेट करेगी कि कोऑर्डिनेशन अच्छे से बन पाए हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। किस तरीके से फैसिलिटेट करेगी यहाँ पर या फैसिलिटेट करेगी, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है कंट्रोलिंग जो होती है ना, वो यूनिटी ऑफ एक्शन को प्रोवाइड करती है। यूनिटी ऑफ एक्शन को किस तरीके से प्रोवाइड करती है कंट्रोलिंग, सॉरी यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं, इट्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को एस्टैब्लिश करेगी। कैसे भाई, कंट्रोलिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होना। ठीक है जी। लेकिन कंट्रोलिंग हर एक डिपार्टमेंट पे होगी, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर होगी। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग क्या करेगी, कंट्रोलिंग यहाँ पर ये चीज करेगी कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उन सबको एक तरफ लेकर जाएगी। और वो जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या आएगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। तो इसी वजह से यहाँ पर आया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दूसरी चीज कंट्रोलिंग ने यहाँ पर क्या करा, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में एक इस टाइप से कोऑर्डिनेशन फॉर्म करा ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोऑर्डिनेट हो जाए, वेल कोऑर्डिनेट हो जाए, और तभी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा ना। इफ देयर इज कोऑर्डिनेशन देन ही हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आती है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करने में कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा मदद करेगी। भाई जब कंट्रोलिंग है, मैं नजर रख रहा हूँ, सुपरवाइजरी कर रहा हूँ, डेविएशंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ऑर्डर बना रहेगा, डिसिप्लिन बना रहेगा, जो भी है। ठीक है जी। रीजन भाई, अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक तो कहीं ना कहीं वो होता है ना कि घड़ी में टाइम देख रहे हो कि इसका टाइम जैसे ही खत्म होगा मैं चेक करूंगा कितना काम करा कितना नहीं करा। तो आपका जो एम्प्लॉय है वो भी इस चीज को देखेगा, एक डिसिप्लिन बना रहेगा वहां पर। दूसरी चीज क्या आएगी, दूसरी चीज ये होगी कि आप अगर टाइम की बात कर रहे हो तो उस केस में टाइम दोनों के लिए मैटर करेगा। भाई एम्प्लॉय भी उतने ही टाइम तक काम करेगा जो टाइम है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन भी वो चेक कर रहा है सारी चीजें, तो एक डिसिप्लिन बना रहेगा। ठीक है। उसके साथ साथ ऑर्डर कैसे बना रहेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर एक चीज के ऊपर क्लोज चेक हो रहा होगा। ठीक है जी। उसके बाद हर एक एक्टिविटीज के ऊपर चेकिंग हो रही होगी, तो एक ऑर्डर बना रहेगा कि भाई ये चीज पहले हुई या नहीं हुई। अगर वो चीज पहले नहीं हुई होगी तो वहीं पर दिक्कत हो जाएगी। तो हर एक चीज एक ऑर्डर में चलेगी। चेकिंग से हमेशा ऐसा होता है, बेनिफिट होता है बहुत ज्यादा। अगर आपके स्कूल के अंदर भी चेकिंग्स वगैरह होती हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, हम आपके स्कूल के ऑर्डर्स हैं कि भाई मंडे ट्यूसडे को आप नॉर्मल स्कूल की ड्रेस पहनोगे, वेंसडे और सैटरडे को आप लोग वाइट ड्रेस पहनोगे, वो चीज रहती है। अगर नोटबुक चेकिंग्स के भी एक पर्टिकुलर डे बन जाएंगे तो फिर आपको पता है कि मुझे फेयर रजिस्टर किस दिन लेकर जाना है, इस सब्जेक्ट का किस दिन नहीं लेकर जाना है ना, हर एक चीज होती है। तो ऑर्डर भी क्रिएट रहता है अगर इफेक्टिव कंट्रोलिंग है। इसके बाद आगे आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग प्रोसेस। छोटा सा प्रोसेस है बट इस प्रोसेस को आपको याद रखना पड़ेगा काफी ज्यादा ध्यान से। क्यों याद रखना पड़ेगा, उसके पीछे का कारण ये है कि काफी बार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली चीज देखिए क्या होगी। सबसे पहली चीज नॉर्मल सी बात है, कंट्रोलिंग के अंदर करते क्या, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ क्या करा जाता है, कंपेयर करा जाता है। तो सबसे पहला काम क्या होएगा, स्टैंडर्ड्स को सेट करना। भाई अगर स्टैंडर्ड सेट होंगे तो ही कंपैरिजन हो सकता है, अदरवाइज तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड्स को सेट करना। ठीक है जी। आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे ताकि मैनेजर क्या कर सके, परफॉर्मेंस को कंपेयर तो तभी करेगा व्हेन ही हैज टू आउटकम्स। भाई दो चीजें चाहिए होती है ना कंपैरिजन करने के लिए, सिंगल चीज से कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ आज इसने 100 यूनिट प्रोड्यूस करी, दैट्स इट। कैसे कंपैरिजन करूं उस बंदे का, उसने अच्छा काम करा या नहीं करा। या तो मेरे पास पिछले काम की डिटेल्स हो, ठीक है, या फिर मेरे पास ये डिटेल हो कि आज के दिन में कितना काम करना था, तो ये कंपैरिजन हो सकता है ना। तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड्स को सेट करना। दूसरी चीज, अब उसने आज कितना काम करा उस चीज को मेजर करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। ठीक है जी। तो पहला फंक्शन है सेटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा फंक्शन है मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरे की बात करें तो अब मैं क्या करूँ, कंपेयर करूंगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है जी। जब मैं कंपेयर करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, डेविएशन निकल कर आएगा, जिसे बोलते हैं एनालाइजिंग डेविएशन। दैट इज द फोर्थ स्टेप। ठीक है, बस ये 4 ही स्टेप।
ठीक है। लेकिन ये जो एनालाइजिंग डेविएशन है, एनालाइजिंग डेविएशन के बाद एक चीज निकल कर आती है जो कि इसको 5वां स्टेप बना देती है। और एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर भी 2 तरीके की डेविएशन होती है, तो वो चीज हमें ध्यान से पढ़नी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। भाई 5 नंबर में देखो ये प्रोसेस देना नहीं बनता, रीजन है क्योंकि बहुत इजी सा प्रोसेस है, आराम से दिमाग में बैठ जाता है। सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजर परफॉर्मेंस, ठीक है, कंपेयर परफॉर्मेंस, उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन, इजी सा है, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादातर इसके अंदर क्या दिया जाता है, एनालाइजिंग डेविएशन दिया जाता है। और इसके अंदर जो 2 पॉइंट है उन 2 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट दिया जाता है केस स्टडी के तौर पर। तो बहुत ही ध्यान से हमें इस चीज को समझना है। तो आइए शुरू करें। अगर हम इसके अंदर देखें तो सबसे पहली चीज होती है एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर कि हमें सबसे पहले डेविएशन को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है जी। और एनालाइज करते वक्त हमारे पास आते हैं 2 तरीके के कंट्रोल्स। एक होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसे बोलते हैं CPC, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है, इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू हैव अ चेक ऑन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये चीज आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी को अगर आप चेक करोगे तो बहुत कॉस्टलियर पड़ेगा। दूसरी चीज टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एक एक्टिविटी को चेक करें, इसीलिए इसका नाम आया था क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है जी। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यहाँ पर जो आया वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इसी वजह से आया। अब ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में होता क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में ये होता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देते हैं उन सारी की सारी एक्टिविटीज के ऊपर जो एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, ठीक है जी। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हमने ये बता दिया कि जी हर एक एक्टिविटी को चेक कर पाना एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली नहीं है, ठीक है, कॉस्टली है, ठीक है। फिर हमने इनको बता दिया कि इसी वजह से हम लोग ज्यादा अटेंशन देते हैं उन एक्टिविटीज को जो एक्टिविटीज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, ठीक है जी। और उन्हीं को बोला जाता है की रिजल्ट एरियाज, ठीक है, उन एक्टिविटीज को बोला जाता है की रिजल्ट एरियाज। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हम किन एक्टिविटीज को चेक करते हैं, विच आर KRA, की रिजल्ट एरियाज, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पर देखो मैनेजर जो है उसको एक करेक्टिव एक्शन लेना होता है, ठीक है। कब लेना होता है, जब एक एक्सेप्शनल डेविएशन आ जाए। एक्सेप्शनल डेविएशन क्या होता है कि भाई इसका तो उसने भी नहीं सोचा था, ठीक है, इसका तो उसने भी नहीं सोचा था। यानी कि असल में क्या होता है ना, हमें भी पता होता है जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो हमें भी पता होता है कि भाई एक लिमिट होगी डेविएशन की, कि इतनी डेविएशन चलती है। भाई मैं अगर 99 मानकर चल रहा हूँ तो डेविएशन 97, 98, 99 इस तरीके से रहेगी, ठीक है। 5% तक की डेविएशन आती है। अगर वो एक्सेप्शनल होगी, 20% की डेविएशन है, इट्स एक्सेप्शनल ना, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या आएगा, हमारा जो मैनेजर है उसको हमेशा ये चीज का ध्यान रखना होता है कि अगर डेविएशन एक्सेप्टेड रेंज के अंदर है तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है, बट अगर वो एक्सेप्टेड रेंज से बाहर जा रही है तो फिर उसको मेजर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। और जब उसको मेजर लेने पड़ेंगे तो उसी से निकल कर आया हमारा 5th पॉइंट, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है जी। अगर वो एक्सेप्टेड रेंज के अंदर है तो वो इतना वो नहीं है कि वो मेजर्स को ले, ठीक है। भाई करेक्टिव एक्शंस तो करेगा लेकिन तब इतना ज्यादा फोर्सफुली नहीं है। लेकिन अगर वो एक्सेप्टेड रेंज से बाहर चले गए तो फिर उसको मेजर्स लेने पड़ेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, जिसके अंदर हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस स्टार्ट पहला बता देते, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को समझ लीजिए। पहला पॉइंट था सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हम यहाँ पर सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जब ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो उसी के बेस पर स्टैंडर्ड्स को सेट करना है। इसीलिए कंट्रोलिंग के अंदर आता है सेटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई ये काम होना चाहिए, हर दिन इतना काम होना चाहिए, इस टाइप के स्टैंडर्ड सेट कर। दूसरा, फिर मैं क्या करूंगा, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज हैं उन्होंने काम करा होगा, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करूँ, ठीक है जी। जब मैंने उनकी परफॉर्मेंस मेजर कर ली, स्टैंडर्ड्स मेरे पास हैं, तो तीसरा पॉइंट आता है क्या, मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है जी। फिर डेविएशन को एनालाइज करूंगा। अब डेविएशन को एनालाइज करने में 2 तरीके के पॉइंट निकल कर आते हैं। पहला आता है CPC, जिसके अंदर क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल होता है, जिसके अंदर हम लोग उन एरियाज को देखते हैं जो कि की रिजल्टिंग एरियाज होते हैं, कि उनके अंदर कोई डेविएशन ना आए, या फिर आए तो एक एक्सेप्शनल रेंज के अंदर,
ठीक है जी, मतलब कि जो एक रेंज है हमारी कि इसी के अंदर है, एक्सेप्टेड रेंज के अंदर बाहर है। दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसके अंदर क्या होता है हम लोग ये देखते हैं कि भैया कहीं ऐसी कोई डेविएशन तो नहीं आ रही जो कि हमारी रेंज से ही बाहर जा रही है। अगर ऐसी कोई आ रही है तो फिर हमें करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो लास्ट पॉइंट है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ओके, इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, जिसके अंदर क्या आता है सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कंट्रोलिंग का कोई कंट्रोल नहीं होता या फिर थोड़ा सा ही कंट्रोल होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। कैसे भाई, देखो कोई भी एंटरप्राइज जो है वो अपने एम्प्लॉइज के ऊपर कंट्रोल कर सकती है, क्या गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लेगी? ठीक है, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर कंट्रोल कर लेगी? क्या कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कंट्रोल कर लेगी? क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज पे कंट्रोल कर लेगी? नहीं कर सकती। तो इसीलिए एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बहुत कम कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद होता है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। जो कंट्रोल होता है ना, कई बार हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। उनके ऊपर क्या लग जाती है? रिस्ट्रिक्शंस लगे। भाई कंट्रोलिंग हो रही है तो रिस्ट्रिक्शंस लगेगी। ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो लोग रेजिस्ट करते हैं इस कंट्रोल को। कैसे भाई, हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के ऊपर नजर रख रहे हैं, सारी चीजें रख रहे हैं, हमने कैमराज लगवा दिए, एम्प्लॉय इस चीज को गलत मानते हैं, वो लोग कहते हैं हमारी एक तरीके से ना ये चीज अगेंस्ट है। ठीक है जी, वो इस चीज को रेजिस्ट करेंगे, भाई कैमराज ना लगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड ऑल दैट। ठीक है जी, नेक्स्ट होता है कॉस्टली अफेयर है। कंट्रोलिंग करनी है तो भैया खर्चा तो होगा बहुत ज्यादा। ठीक है जी, इसके बाद क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करना ना बहुत डिफिकल्ट। कैसे डिफिकल्ट होता है भाई, देखो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो भी स्टैंडर्ड सेट करने हैं उन स्टैंडर्ड्स को सेट करे बगैर कंट्रोलिंग हो नहीं सकती। ठीक है, लेकिन क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करना मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना और उसको एक पर्टिकुलर डिफाइन करना किसी क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। और स्टैंडर्ड भी ऐसा होना चाहिए जो कि हमारा क्या हो, सही हो। ऐसा ना हो ना कि स्टैंडर्ड ही गलत सेट कर दे, कुछ भी स्टैंडर्ड सेट कर दे, तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स को सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है जी, तो ये भी इसकी एक दिक्कत आती है। लास्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है जी, इसके अंदर क्या चीज होती है, जो हमारी प्लानिंग और कंट्रोलिंग होती है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्यों इंटर रिलेटेड है? अभी हमने ऊपर जितना कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ा उसके अंदर मैं बार बार आपको प्लानिंग 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 कर रहा था। क्यों कर रहा था? उसके पीछे से प्लानिंग इज प्री रिक्वेस्ट फॉर कंट्रोल। भाई कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग जरूरी है, प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग का कोई मतलब ही नहीं है। प्लानिंग के अंदर ही ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा, प्लानिंग के अंदर प्लान्स बनाए जाएंगे, प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड सेट करे जाएंगे, तो फिर कंट्रोलिंग कहाँ से करोगे अगर प्लानिंग ही नहीं होगी? ठीक है जी, यानी कि बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग ब्लाइंड है। प्लानिंग के अलावा तो स्टाफ में कुछ भी, ठीक है, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग ब्लाइंड है, कंट्रोलिंग को कोई दिशा ही नहीं होगी। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। भाई अगर कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो कहीं ये चीज निकल कर आती है, आपको क्या करनी है, डेविएशंस को डिस्कवर करना है। डेविएशंस कब निकलेंगी? जब आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होगा और स्टैंडर्ड्स होंगे। तो अगर वही दोनों चीजें नहीं है तो डेविएशन कैसे निकालोगे? तो प्लान कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस विदाउट प्लानिंग। इसके बाद इफेक्टिव प्लानिंग जो है, ठीक है जी, वो तभी हो सकती है जब आप कंट्रोलिंग से उसको मेजर करो, अदरवाइज प्लानिंग की इफेक्टिवनेस आएगी ही नहीं। भाई मैंने प्लानिंग कर ली, प्लान बना लिया, सारी चीजें हो गई, एम्प्लॉयज को लगा दिया, कंट्रोलिंग इफेक्टिव नहीं है मेरी, अपने आप डेविएशंस आएंगी, और जब डेविएशंस आएंगी तो आप अपने आप अपने ऑब्जेक्टिव से भटकोगे। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग की इफेक्टिवनेस डिपेंड करेगी कंट्रोलिंग की इफेक्टिवनेस। ठीक है जी, इसके बाद प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग होती है। प्लानिंग के अंदर में पीछे देखते थे, पहले पीछे अपनी गलतियों को देखते थे या पीछे के प्लान्स देखते थे, फिर आगे के लिए पॉलिसीज बनाते थे। कंट्रोलिंग के अंदर भी हम पीछे बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग अभी जस्ट हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है जी, तो ये चीज आ जाती है। दैट्स इट, इतना सही है इस चैप्टर के अंदर, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है।